देखिए, अगर कोई महिला अपने पति और उनके घरवालों के ऊपर आरोप लगाती है, अगर बार-बार उसके द्वारा शिकायत की जाती है, जिसमें समान आरोप जो महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिसे वो पहले वापस ले चुकी है, तो क्या नए सिरे से आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में विचार किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है। आज एक ऐसा ही केस आप लोगों के मध्य में रखने वाली हूँ, जहाँ पर अगर एक महिला बार-बार शिकायत करती है अपने पति और उनके घरवालों की, जहाँ पर जो आरोप महिला के द्वारा लगाए जा रहे हैं वो समान प्रवृत्ति के हैं, जिसे उसने पहले ले लिया होता है, जहाँ पर पहले वो मामला दर्ज करती है, फिर दोनों के बीच में समझौता होता है, समझौता होने के बाद वो आरोप वापस ले लेती है और फिर कुछ समय के बाद नए सिरे से वो आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए अगर वो महिला कहती है, तो क्या ऐसे में न्यायालय का फैसला रहता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब महिला अपने पति पर और उनके घरवालों पर आरोप लगाती है और फिर वापस ले लेती है और उसके बाद फिर दोबारा वही आरोप सेम अपने पति और उनके घरवालों के ऊपर लगाया जाता है जब महिला के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में कोर्ट की ओर से क्या फैसला दिया गया है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। देखिए, मामला था बॉम्बे हाई कोर्ट का, जहां पर औरंगाबाद बेंच में एक आपराधिक आवेदन पर विचार किया गया, जिसमें पति और पति के घरवालों के खिलाफ एक मामला दर्ज करवाया गया था पत्नी के द्वारा। देखिए, जहां पर पिता, मां और भाई के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 323, 504, 506 के तहत धारा 34 का भी इस्तेमाल किया गया, जहां पर महिला ने कहा कि मेरे ससुराल वाले, मेरे पति मुझ पर अत्याचार करते हैं, क्रूरता करते हैं और दहेज की मांग मुझसे की जा रही है। और जहां पर उसने वैवाहिक क्रूरता और दहेज की उत्पीड़न के लिए इन सभी पर आरोप लगाए, जहां पर 498A जैसा गंभीर आरोप भी महिला के द्वारा लगाया गया था। अब ये हम जानते हैं कि ये आरंभ कैसे हुआ। देखिए, मामला था 2012 का, जहां पर दोनों का विवाह हुआ, 2 इनके बच्चे भी हुए। शुरुआत में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में सारी परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य थे, सही तरीके से जीवन चल रहा था। लेकिन अचानक महिला ने ये कहा कि 6 महीने के बाद मेरे ससुराल वाले, मेरे पति, जहाँ पर मेरे इनके पिता, माँ और भाई इनके ऊपर जो है आपराधिक हमला कर रहे हैं, घरेलू हिंसा इनके साथ हो रही है, दहेज की मांग की जा रही है और वैवाहिक क्रूरता इनके साथ हो रही है। और महिला ने कहा कि इनके साथ इनके घरवाले मेरे साथ उत्पीड़न कर रहे हैं और मुझसे ये कह रहे हैं कि ट्रक खरीदने के लिए 2 लाख रुपया आप अपने मायके से लेके आओ, जहाँ पर ये मुझसे दहेज की मांग कर रहे हैं। मेरे माता पिता से दहेज की मांग की जा रही है ट्रक खरीदने के लिए, जहाँ पर कहा कि एक अमाउंट मुझसे मांगा जा रहा है और ससुराल वाले उन पर अत्याचार कर रहे हैं। अब आरोप लगाया कि ससुराल वाले भी इसमें शामिल हैं मेरे पति के साथ। तो ससुराल वालों पर जब ये आरोप लगाया महिला के द्वारा, घरेलू हिंसा का आरोप भी इसमें था। तो मामला जब ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ और मामला जब न्यायालय में आया, तो महिला ने 2012 में ये उसका विवाह हुआ, 2019 में उसने शिकायत दर्ज करवाई और अक्टूबर 2020 में महिला ने उनके साथ समझौता कर लिया। सारे आरोप महिला के द्वारा वापस ले लिए गए, जहां पर उसने 498A का आरोप लगाया था, 323 का मामला लगाया था, 504 का मामला लगाया था और 506 का मामला लगाया था। दोनों पार्टी के बीच में समझौता हुआ, महिला ने सारे आरोप वापस ले लिए और अपने गृहस्थ आश्रम में महिला दोबारा लौट गई। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों के बीच में परिस्थितियां फिर खराब होने लगी, चाहे ये पत्नी की ओर से थी परिस्थितियां। तो वहां पर महिला ने 2020 में जब समझौता कर लिया था, तो वहां पर जब पूरा मामला सॉल्व हो चुका था, वहां पर 2021 में फिर दोबारा शिकायत दर्ज करवाई गई और वर्तमान में जो कारण बताया था वो सेम कारण उनके द्वारा बताए गए थे। उसी मामले पर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड करवाई थी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या जो उदाहरण महिला के द्वारा दिए गए थे, जो सामान्य और आरोप महिला ने लगाए थे, वो आईपीसी के सेक्शन के तहत 498A के तहत क्रूरता का आरोप महिला के द्वारा लगाया जा सकता है? क्या एक ही बार जो ये शिकायत है, एक ही तरह की शिकायत, वो बार बार जो शिकायत महिला के द्वारा की गई है, सामान्य आरोप जब महिला लगा रही है, जिसे उसने पहले वापस ले लिया था,
क्या वो नए सिरे से फिर आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकती है? उस पे क्या विचार किया जा सकता है? ये सवाल न्यायालय के में रखा गया कि बार-बार वही सेम जो आरोप महिला अपने पति पे लगा रही है और ससुराल वालों पे लगा रही है, मारपीट का आरोप लगा रही है, दहेज की माँग का आरोप लगा रही है, तो क्या ये बार-बार आरोप लगाना ये नए सिरे से कार्यवाही को हम शुरू कर सकते हैं? तब कोर्ट की ओर से क्या कहा गया, चलिए जानते हैं। कोर्ट ने दोहराया कि वैवाहिक विवादों में बिना किसी सबूत के सामान्य आरोप को दोहराना आपराधिक जो आरोप होते हैं उनको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह आम अनुभव की बात है कि धारा 498 ए आईपीसी के तहत अधिकांश शिकायतें बिना उचित विचार विमर्श के मामूली मुद्दों को क्षणित आवेश में दर्ज की जाती है। ऐसी शिकायतें अगर सच्ची ना हो तो आरोपी और उनके करीबी रिश्तेदारों को असहनीय उत्पीड़न और दर्द का कारण बन सकती हैं। देखिए, न्यायालय ने बहुत बारीकी से यहाँ पर देखा और ये देखा कि जो महिला ने ये कहा था कि दहेज में मुझसे 2 लाख रुपए माँगे, जिससे वो ट्रक खरीदना चाह रहे थे, तो वहाँ पर उस दावे को वो सबूत के साथ न्यायालय में पेश नहीं कर पाई और ना ही वो तिथि के बारे में कुछ बता पाई कि किस तिथि में उन्होंने ये कहा था। तो जब महिला अपने सास-ससुर पर क्रूरता का आरोप लगा रही है, तो वहाँ पर उसको हर एक जानकारी न्यायालय में देनी होती है, हर एक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करने होते हैं। देखिए ये जो इस तरह के मामले होते हैं वहाँ पर न्यायालय ने भी कहा है, एक ऐसा ही जजमेंट आया था सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत संघ 2005 में ये उल्लेख करते हुए कहा था कि न्यायालय में 498 ए का जो प्रावधान है वो दहेज उत्पीड़न में अंकुश लगाने के उद्देश्य से लगाया गया था, लेकिन अब लोग ये अपने पति पर और उनके घरवालों पर जब ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं न कहीं इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवेदन की सीमा तक एफआईआर को लंबित चार्जशीट को रद्द कर दिया। फिलहाल अगर आपको इसका जजमेंट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पर ये जजमेंट पा सकते हैं, इसलिए आपको मुझे कमेंट कीजिए और फिर मैं आपको इसका जजमेंट दे सकती हूँ। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपको इसी तरीके से मेरे सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़कर ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करनी है। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।